हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी जो फोर्थ सेमेस्टर में आपका पेपर सेकंड है, जिसका नाम भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन बैंक आए हुए हैं वो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग इसका जो पवन का आया है उसको कंप्लीट कर चुके हैं चारों पेपर के। ओके, और पवन का ख़त्म करने के बाद हमने शुरू किया है एग्ज़ाम टाइम का गोल्ड सीरीज़। इसका पेपर 1 यानी कि जो भी क्लास होती है हमारी 1.5 घंटे की 2 घंटे की, उसमें पूरे क्वेश्चन बैंक को हम लोग रिवाइज करते हैं। और इसका जो पेपर फर्स्ट है आपका वो हमने कल करा दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा देख लीजिएगा। 1.5 घंटे का है वो। ठीक है, एंड आज ये भी कुछ 1.5-2 घंटे क्लास आपकी होने वाली है। तो इसमें इस पूरे एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ के क्वेश्चन बैंक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो पवन का था उसमें 450-400 क्वेश्चन हुआ करते थे। इसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन है, 600-700 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से धैर्य बना करके बैठिएगा। पूरी क्लास को अच्छे से अगर आप वॉच करेंगे डेफिनेटली पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। एंड आपका ये लास्ट टाइम है फोर्थ सेमेस्टर, जितना अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन इसमें बड़े रहेंगे। जो कल हम लोग पढ़ रहे थे पेपर 1 उसमें छोटे क्वेश्चन थे। ओके, इसमें क्वेश्चन बड़े रहेंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें गलत ढूंढना है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की नींव है। जी हाँ, बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में संप्रेषण के कौशलों का विकास करना है। बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा का कार्य बालकों में स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की आदतों को डेवलप करना है। हाँ जी, हम जितना नैतिक बना सकते हैं बच्चों को बना लें, है ना। जिनके उनको हम एटिकेट मैनर सिखा सकते हैं, शुरुआत में सिखा लें, बाद में बच्चा नहीं सीखेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2014 में बनाया गया। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रीय योजना जो है वो आपके महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आपका संविधान के जो है कि 45वें अनुच्छेद में किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विधेयक जो है वो आपका 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया था। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया? तो सबसे पहले ध्यान आपकी हर्टाग समिति ने दी। किसने? हर्टाग समिति ने इस पर ध्यान दिया। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण किसके अधीन रहता है? ये आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसमें देखिए, प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है अगर हम उसको गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ दिया जाए। पाठ्यक्रम को बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल न देकर हस्त कार्य पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस तरीके से हम प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की जो मुख्य समस्याएं हैं, नंबर 1 तो शिक्षण के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे काम जो शिक्षा से रिलेट नहीं करते हैं वो भी दे दिए जाते हैं टीचर्स को, है ना। ये रजिस्टर बनाओ, वो रजिस्टर बनाओ, है ना। और विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार शिक्षक भी नहीं होते हैं। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक सुविधाओं का जो है सम्मान नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सभी प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनकी समस्याएं हैं। ऑप्शन डी हाँ आपका राइट हो जाता है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, उसका मेन कारण क्या है? उसका कारण ये है विद्यालय की भौतिक संरचना का अच्छा ना होना, विद्यालय में शैक्षिक संसाधनों का अभाव होना, संकीर्ण, अरुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम का होना, ये सभी जो है मुख्य कारण है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 5+3+3+4 की शिक्षा संरचना का जो सुझाव है वो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है हम दूसरा नाम इसका जो है मुदालियर आयोग भी है। कौन? मुदालियर आयोग भी कहते हैं। सॉरी, ताराचंद समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ये आपकी 1948 में हुई थी। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव
मुदालियर आयोग ने दिया था। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? ये आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या ये है, एक तो पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं है, उद्देश्य मतलब निश्चित उद्देश्य नहीं है, अनुशासनहीनता व्याप है, ये सभी प्रमुख समस्याएं हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसमें आपका वो राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो वो आपका जो है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास जो है ये इसमें माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ होता है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद उन्हें विद्यालय में रोके रखना, ये सभी माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का जो अर्थ है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? इसमें आपका दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, अनुपयोगी पाठ्यक्रम है, उद्देश्यहीनता है, ये सभी जो है इसमें उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। माध्यमिक शिक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए किसको? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को, सबको उठानी चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज सन 1975 में तैयार किया था। माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, शिक्षकों की व्यावसायिक स्थिति को भी सुधारा जाए। ये सभी जो है हम क्रियाकलाप कर सकते हैं, ये सभी तरीके अपना सकते हैं जिनसे माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना, ये सभी जो है इसमें उच्च शिक्षा के उद्देश्य हैं। जिन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण, प्रशासन, संचालन एवं वित्त का भार भारत सरकार पर होता है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय का कौन सा काम नहीं है? तो जो है शोध कार्य करना विश्वविद्यालय का काम नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय आपका प्रयागराज में है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र जो है वो आपका छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्ति में और परीक्षाएं कराने में, सभी में ये सभी जो हैं विद्यालय की स्वायत्तता के क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें हमको डी ही मिलने वाले मुझे लगता है। शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम होता है व्यक्ति में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। भाई वो शिक्षित है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो अपराध की तरफ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। व्यक्ति मानसिक संघर्ष और कुंठा से ग्रसित हो जाता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद भी हमको जो है 4 पैसे की नौकरी नहीं मिल रही है। समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। ये सभी जो है दुष्परिणाम होते हैं शिक्षित बेरोजगारी के। गुणवत्तापूर्ण अकादमिक शोध के अभाव के कारण क्या है? एक तो शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, शोध निर्देशकों का अभाव है, शोधकर्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां हैं। ये सब कुछ देखने को मिलता है जब गुणवत्तापूर्ण अकादमिक शोध के ये सब जो है कारण होते हैं अभाव के। उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? उच्च शिक्षा का माध्यम आपकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायी है? उच्च शिक्षा इसके स्तर में गिरावट के लिए आपका छात्र, शिक्षक, सरकार, ये सभी आपके उत्तरदायी हैं। ये सभी आपके उत्तरदायी हैं। माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन की जो है सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? इसका लक्ष्य आपका 2009 और 2017 के बीच जो है निर्धारित किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन आपका 3 सितंबर 2009 को हुआ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय शिक्षा संकुल कहाँ है? जयपुर में। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज नेशनल टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर जो है एनसीईआरटी के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक बालक बालिका के लिए 5 किलोमीटर परिधि में कौन सा विद्यालय की स्थापना करना आरएमएसए का लक्ष्य है? तो ये आपका माध्यमिक विद्यालय का। आरएमएसए के संचालन हेतु 11वीं योजना में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 75:25 का। आरएमएसए सभी बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा देने का लक्षित वर्ष आपका जो है वो 2017 था। कौन सा वर्ष था? 2017। जो है कि आरएमएसए के संचालन के लिए 12वीं योजना के लिए कितना हिस्सा तय किया गया?
50:50 का। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2008 में। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों का 100% ठहराव कब तक सुनिश्चित करना है? 2020 तक। SIQE कार्यक्रम का अकादमिक कार्य संपादित करेगा, कौन करेगा? SIERT। रमसा की नोडल जो एजेंसी है वो आपकी RCSE है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशक्त के लिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा योजना का प्रारंभ आपका 2009-10 में हुआ। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? ये आपका RCEE जयपुर को बनाया गया, RCE जयपुर को बनाया गया। ICT की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में ICT का प्रयोग बढ़ाना, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सृजनात्मकता को बढ़ाना, ये सभी ICT की नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर में कब स्थापित किया गया? ये आपका 1961 में स्थापित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। बोर्ड सचिव किसके समक्ष होता है? यह आपका RAS के समक्ष होता है, RAS के समक्ष होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किसे मत देने का अधिकार नहीं होता? यह आपका सचिव को नहीं होता है। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में बालक के 9वीं में कम से कम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 50% होने ही चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी? जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? यह आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो संस्था है उसके द्वारा किया जाता है राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज का आयोजन। माध्यमिक परीक्षा के परिणामों का प्रकाशन जो करने वाली संस्था है वो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम क्या है? उसका काम है रीट परीक्षा का आयोजन करना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा पत्रिका बोर्ड जनरल का जो रूप है वो त्रैमासिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना आपकी 1985 में हुई है, जिसका नाम 2020 में बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो जो है उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक उद्देश्य का विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? तो जो उद्देश्य है आपका वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पे होगा तथा। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है एक उद्देश्य का विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार का है। ठीक है, ये एक उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा किस वर्ष तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वो है आपका वर्ष 2017। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चे का लक्ष्य आयु तय है। बच्चे का लक्ष्य जो है 14 से 18 वर्ष की आयु जो है इसमें निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र व राज्य के वित्तीय भागीदारी का जो अनुपात है वो आपका 50-50 है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत किस वर्ष तक माध्यमिक स्तर पर 100% ठहराव को प्राप्त करना है? वो आपका 2020 है। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेदभाव को कम करने के लिए अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति समाज के पिछड़े वर्गों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है? वो आपका बालक की लिंग भेद, आर्थिक सामाजिक भेद और शैक्षिक भेद को कम करना। ठीक है, किस भेदभाव को कम करना? बालक का जो लिंग भेद है ना, कि ये बालक है ये बालिका है, उसके बीच जो आर्थिक सामाजिक भेद है ना, जो शैक्षिक भेद है उसको कम करने के लिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन सभी भेदों को कम करने के लिए अलग से लड़के और लड़कियों, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के पिछड़े वर्गों
और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मूल अवधारणा यह है कि 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ गुणवत्ता शिक्षा से क्या तात्पर्य है? यहाँ गुणवत्ता से मतलब है बालक के बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि की जाए। ठीक है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ये है कि उसके अंदर बालक का बौद्धिक विकास हो सके, बालक का सामाजिक विकास हो सके, बालक का सांस्कृतिक विकास हो सके, बालक का मानसिक विकास हो सके, बालक का शारीरिक विकास हो। कहने का मतलब है बालक का कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास हो सके, यानी कि चारों तरफ का विकास हो सके। यही हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 3 सितंबर 2009 को हुई। 3 सितंबर 2009 को हुई। ओके, 2008 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर 3 नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिनमें कौन सा नहीं है? इसमें आपका शाला दर्पण प्रोग्राम नहीं है। बाकी आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसके अंतर्गत आता है। बालिका छात्रावास योजना इसके अंतर्गत आती है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना इसके अंतर्गत आती है। स्कूल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत जो है वो 2004 में हुई थी। केंद्र प्रायोजित योजना ICT को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कब मिला दिया गया? इसको जो है 2013 में मिला दिया गया। ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई? ई पाठशाला की सुविधा 2015 में शुरू हुई। वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक है? वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता जो है ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। महान समाजशास्त्री जिनका विचार था कि शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन होता है, ऐसा दुर्खीम कहते हैं। किसका स्टेटमेंट है? दुर्खीम का है। भारतीय शिक्षा में पाठचर्या निर्माण अधिकतर प्रभावित होता है संवैधानिक प्रावधान से। स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसी व्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताओं को मापन करता है। यह किसी व्यक्ति की जो है बुद्धिमत्ता की विशेषताओं को मापता है। शिक्षा में एक क्षेत्र योजना इंडिकेट करती है। किसको? शिक्षा के लिए एक विशेष स्तर के लिए जो योजना है ये उसको शिक्षा के क्षेत्र में इंडिकेट करती है। आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तुलनात्मक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है वैज्ञानिक रूप से अन्य क्षेत्रों में इनका अध्ययन करके व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को अपना लेना। शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास आपका प्रत्यक्ष अनुपात में संबंधित होना चाहिए। समाज सुधार का लक्ष्य क्या है? समाज के बुनियादी मूल्यों को बदलना। समाज सुधार का मतलब है समाज के बुनियादी मूल्यों को बदलना। प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च करने वाला भारत का जो राज्य है वो आपका केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है। विद्यार्थियों में सामाजिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वो आपकी सामूहिक प्रेरक विधि है। शिक्षा और जनसंख्या का संबंध निम्न प्रकार से है। किसमें? शिक्षा और जनसंख्या का संबंध शिक्षा के विस्तार से शिक्षित पुरुषों और महिलाओं के बीच छोटे आकार के परिवार की प्रवृत्ति को विकसित करना होता है। शिक्षा के विस्तार से जनसंख्या की वृद्धि दर को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम लोगों को शिक्षित कर पाएंगे तो उससे जनसंख्या की दर भी कंट्रोल होगी। शिक्षा का विस्तार जनसंख्या को अधिक गुणात्मक बनाता है। तो ये शिक्षा और जनसंख्या का संबंध है, यानी अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में सफल होगा। लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि वे एक सामान्य कारण के लिए विविध लाभकारी योगदान देते हैं। नर्सिंग के पेशे में निम्नलिखित महिलाओं की कौन सी श्रेणी अधिक अनुपात में दिखाई देती है? तो इसमें आपका ईसाई। ठीक है, कौन सी श्रेणी? ईसाई जो है वो अधिक अनुपात में दिखाई देती है। परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से होना चाहिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता अधिक है। ठीक है, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? ऊंचा उठाने के लिए उच्च शिक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्रों का चयन बौद्धिक परीक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक और औद्योगिक विकास भी आवश्यक हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। नहीं, इसमें दोनों ही बातें सही हैं। का और खा दोनों ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है? तो शिक्षित महिलाएं आपका शिक्षण कर सकती हैं,
और जो है मेडिकल खोल सकती हैं, नर्सिंग कर सकती हैं, ये सभी व्यवसाय अपना सकती हैं। तकनीकी शिक्षा पर खर्च को कम करने के लिए कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उच्च शिक्षा का अभी भी बोलबाला है अंग्रेजी का, ठीक है। उच्च शिक्षा में जो है अंग्रेजी का बोलबाला है। किसके अनुसार? शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, जो है छीलन के अनुसार ऐसा कहा गया है। क्रो एंड क्रो को कौवा और कौवा लिख दिया है इन्होंने, है ना। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान छीलन ने कहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 95, नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था में बड़े संशोधन की परिकल्पना की गई है। यह निहित है किसमें? वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है एंड वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? तो इसमें जो है माता पिता अपनी बेटियों को लड़कों के साथ सह शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। माता पिता की गरीबी भी होती है कठिनाई। घर के काम में और खेती के काम में लड़कियों की मदद करना, ये सभी जो है कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण लड़कियों की जो पढ़ाई है वो तो वहीं पर रुकवा दी जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है तो लोगों की स्वतंत्रता की संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। और यदि प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल संगठित तरीके से जनता की राय को लामबंद कर देते हैं। ये सभी बातें हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में शिक्षा नीति निर्धारण के मुख्य समस्या यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के पास रोजगार के अवसर बिल्कुल नहीं हैं। उच्च तकनीकी शिक्षा के लोगों में बेरोजगारी है। या फिर इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, भारत में शिक्षा नीति निर्धारण का मुख्य समस्या है यह उच्च तकनीकी शिक्षा वाले लोगों को भारत में पर्याप्त अवसर नहीं जो है उपलब्ध करा पाती है या हो पाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का शिक्षा की प्रवृत्तियों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? प्रभाव ये है कि इसमें आपका शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के मजबूत आधार के रूप में जो है स्कूल हैं एंड आपका हाई स्कूल और कॉलेज के बीच अभिव्यक्ति में भी सुधार होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व होता है, क्या होता है? इसमें आपका दायित्व होता है ग्राम पंचायतें और जिला परिषद दोनों का दायित्व होता है। 100 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101 नंबर क्वेश्चन कहता है बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? बेसिक शिक्षा का जनक महात्मा गांधी को कहते हैं। बेसिक शिक्षा का मौलिक सिद्धांत है कि शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का केंद्रीय बिंदु उत्पादक शिल्प होना चाहिए। अंग्रेजी जो है वो कम मैट्रिक, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है मातृभाषा पर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। संसार शंकर के अनुसार क्या है? अवास्तविक है। संसार जो है वो शंकर के अनुसार अवास्तविक है। मुक्त शिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा संस्थानों से इस मामले में भिन्न है। किस मामले में? उत्तरार्ध अधिक लचीले मूल्यांकन पैटर्न को लागू करता है। आदिम मानव की रक्षा का संबंध जो है वो व्यावसायिक तत्व, धार्मिक तत्व और नैतिक तत्व से था। आदिम मानव की शिक्षा का संबंध जो है वो व्यावसायिक तत्व से, धार्मिक तत्व से और नैतिक तत्व से था। किसने कहा है कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही अज्ञान के पर्दे से ढके मनुष्य में मौजूद है, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। मौलिक राष्ट्रीय मूल्यों में दिया गया है, क्या दिया गया है? हमारे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। मौलिक राष्ट्रीय मूल्यों में दिया गया है। ये जो मौलिक राष्ट्रीय मूल्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। अजीब भाषा लिखी है इसमें। कौन सा दर्शन कहता है शरीर और आत्मा के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को जानने की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छा बनो, जो आपको सत्य तक ले जाएगा, ऐसा बुद्ध धर्म में कहा गया है, ठीक है। भारत में बुद्ध दर्शन ने कहा है या बौद्ध धर्म ने कहा है, भारत में हम उच्च शिक्षा के मात्रात्मक विकास की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे अच्छा समाधान जो है वो हो सकता है कि आजीवन सीखने के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान करें। क्या करें? आजीवन सीखने के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान किए जाएं। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक अध्ययन के बारे में आपकी क्या राय है? यह ऐसा होना चाहिए कि यह मानवीय मूल्यों का पोषण कर सके, मानवीय मूल्यों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए।
निम्न में से कौन सा निकाय उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देता है? तो वो है आपका जो है यूजीसी है, आपका राज्य सरकार है, एंड आपका जो है केंद्र सरकार है। ये नगर निगम जिला परिषद से मतलब नहीं है, आपका यूजीसी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यूजीसी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार निकाय जो हैं वो उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देते हैं। औपचारिक शिक्षा जो है ऐसा नहीं है कि यह मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है। औपचारिक शिक्षा खराब प्रवृत्तियों में विकसित हो सकता है, नहीं। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है, ऐसा नहीं है कि यह मनुष्य को सिर्फ सुसंस्कृत ही बनाए। स्त्री शिक्षा में बाधक है, क्या बाधक है? स्त्री शिक्षा में आपका लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की कोई पर्याप्त सुविधा नहीं है, ये भी एक मतलब बाधा है इसमें। और स्कूल में भर्ती होने वाली लड़कियों के मामले में बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट भी होता है, तो ये स्त्री शिक्षा में बाधक है। माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सभी कारण यहाँ पे हो सकते हैं कि इसीलिए जो है स्त्री शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की इच्छुक नहीं हैं, क्यों? क्योंकि गांव में शासक लोगों द्वारा उपद्रव है और गुंडागर्दी की बढ़ती प्रवृत्ति है, कामकाजी महिलाओं के प्रति ग्रामीण समाज का प्रतिकूल रवैया है, तो ये सभी समस्याएं हैं। शिक्षक संघ की सदस्यता स्वीकार करने के लिए आप पर सहकर्मियों द्वारा दबाव डाला जाता है, तो आप क्या फैसला लेंगे? शिक्षक संघ की सदस्यता को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षण समुदाय की शक्ति और हित को बढ़ावा देने के लिए सदस्यता स्वीकार कर लेंगे, जिससे जो शिक्षण समुदाय है उसको शक्ति मिले, पावर मिले, है ना, और हम उनको और आगे बढ़ा सकें। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? तो इसमें माता पिता अपनी बेटियों को लड़कों के साथ सह शिक्षा नहीं देना चाहते, ये बात सही है। माता पिता की गरीबी भी है, घर के काम में और खेती के काम में लड़कियां मदद करती हैं, ये सभी जो है वो रीजन्स हैं, वो कारण हैं जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्र की बेटियाँ पढ़ नहीं पाती। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बीच सबसे प्रमुख अंतर ये है कि जो औपचारिक शिक्षा है वो पूर्व संगठित, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो पूर्व संगठित नहीं है, बाद में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा है वह पूरी तरीके से पहले से संगठित होती है। अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों को ही अनौपचारिक लिख दिया है, क्वेश्चन ही गलत है। अंतर यहाँ पे ये होना चाहिए था, जो देखिए जो औपचारिक शिक्षा है वो पहले से सुसंगठित होती है, व्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध होती है। ठीक है, जो अनौपचारिक शिक्षा है वह उसका कोई संगठन नहीं होता, वो पहले से जो है व्यवस्थित नहीं होती है, और औपचारिक शिक्षा में सब कुछ निर्धारित होता है, अनौपचारिक शिक्षा में निर्धारित नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत गलत है। वाक्यांश, कल जो पेपर फर्स्ट में लोगों ने पढ़ा था वो बहुत अच्छा था। वाक्यांश समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है उसके लिए समान अवसर प्रदान किया जाए। जिस प्रकार की भी शिक्षा उपयुक्त है उसके लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे सीख पाएँ। अगर आप इसको स्वयं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत बोरिंग आपको लगेगा, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। शैक्षिक निर्देशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा नहीं है? शैक्षिक निर्देशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये नहीं है कि चुने हुए छात्रों को विभिन्न विषयों में स्पीड कोचिंग दी जाए, ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी इसका उद्देश्य है कि छात्रों को उनकी शारीरिक मानसिक शिक्षा का पता लगाने में मदद की जाए, उनको आगे उपलब्ध शैक्षिक चैनलों के बारे में मदद की जाए, और जो है उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव के माध्यम से। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा जो है वो रूसो ने दी है। मकतब जो होते थे ये आपके प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, और बैक टू नेचर इन एजुकेशन का सिद्धांत जो है ये आपका रूसो ने दिया है। एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ाना। पाठचर्या योजना किसकी उप प्रणाली का एक भाग है? ये आपका शैक्षिक गतिविधियां जो हैं इनकी उप प्रणाली का ही एक भाग है। विस्तार, शिक्षा को किस रूप में समझा जाता है? विस्तार शिक्षा का मतलब ग्रामीणों के बीच ज्ञान का प्रसार करना था, इसको समझा जाता है। यदि एक सीखने वाले की गतिविधियों में कुछ नया या मूल देखा जाता है तो निम्न में से कौन सा शब्द उसका सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? वो है आपका बुद्धिमान। ठीक है, यदि एक सीखने वाले की गतिविधियों में कुछ नया परिवर्तन, कुछ मूल देखा जाता है तो जो इसका मतलब है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, शिक्षार्थियों पर सबसे प्रभावी प्रभाव किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ब्लैक बोर्ड प्रस्तुतियों के द्वारा।
शिक्षा में पूर्ण जीवन जीने का लक्ष्य किसके द्वारा समर्थित था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है छात्रों को सूचना के स्रोतों की ओर ले जाएं। उच्च शिक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से प्रेरित किया जाता है व्यक्तिगत उपलब्धियों के माध्यम से। और शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर ओटावे का विचार था। क्या विचार था? शिक्षा समाज को बदलती है, शिक्षा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करता है, या फिर इसमें सीधा सा आंसर ये है कि शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित हैं, लेकिन कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता। कौन कारण है, कौन प्रभाव है, इसको जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता। अपराधी बच्चों के समूह से निपटने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास निम्नलिखित अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है। वो कौन सा है? वो दृष्टिकोण है कि उन्हें सुधारने की कोशिश करने से पहले मित्रतापूर्ण संबंध उनके साथ बनाया जाए। कई व्यक्ति शैक्षिक क्षेत्रों में रोजगार स्वीकार करते हैं क्योंकि कहीं और नौकरी के अवसरों की कमी है। शिक्षा के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो मानव संसाधन में निवेश होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों में शामिल नहीं था? वो आपका संरक्षकों का प्रशिक्षण था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश जो है वो की गई किसमें? शिक्षा का पुनर्गठन करके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो आपका 1985 सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई, अस्तित्व में आया ये। 1976 के संविधान संशोधन से पूर्व शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण लोगों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर से उच्चतम स्तर तक व्यापक संस्थानों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया? वो थे आपके महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी। वर्ष 1947-48 में डिग्री स्तर पर तकनीकी संस्थानों की जो संख्या थी वो आपकी 38 थी, 38। कितनी थी? 38। मूल्य शिक्षा में मदद करनी चाहिए। मूल्य शिक्षा में हिंसा की कट्टरता को खत्म करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे अंतिम मूल्यों के समय के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? तो इसमें जो है भलाई, सच और सुंदरता को शामिल किया जा सकता है। सुखवाद एक सिद्धांत है जो विश्वास करता है परम मूल्य के रूप में खुशी को स्वीकार करता है। भौतिकवाद का दर्शन कहाँ से लिया गया है? भौतिकवाद का दर्शन आपका जो है भौतिकवाद का दर्शन आपका दुनिया, ईश्वर, आत्मा कहाँ से लिया गया है? मामला से। ये मामला क्या होता है? जस्ट मोमेंट प्लीज़। यहाँ पे अगर हम भौतिकवाद की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हालांकि मामला दिया हुआ है जो कि ठीक नहीं है ऑप्शन, जहाँ तक मेरा विचार है। भौतिकवाद का दर्शन यानी कि जो दार्शनिक भौतिकवाद है, जो दार्शनिक भौतिकवाद है, ये कहता है कि जो कुछ भी वास्तव में अस्तित्व में है वो पदार्थ है, सब कुछ भौतिक है। इस प्रकार हम जो भी घटनाएं देखते हैं वे भौतिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। और ये जो दुनिया को बदलने वाली एक विचारधारा है, इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं आपके, ठीक है। इसके जो जनक हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, तो ये हमने आपको समझा दिया। जो भौतिकवाद जो दर्शन है इसके जनक आपके कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्य शिक्षा प्रदान करने के दो तरीके हैं, कौन कौन? एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। श्री प्रकाश समिति का गठन जो है वो आपका 1959-60 में किया गया था। और निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश श्री प्रकाश समिति ने नहीं की है? तो उन्होंने जो है इनमें से कोई भी नहीं ऐसा है। तो आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय शिक्षा आयोग का काल जो है आपका 1964-66 है। भारतीय शिक्षा आयोग ने किसकी सिफारिश की? तो इन्होंने जो है समय सारणी, उपयुक्त शिक्षक और नैतिक शिक्षण के तरीके पर जोर दिया। इन सभी की इन्होंने सिफारिश की है। स्वास्थ्य मूल्य विकसित होता है। स्वास्थ्य मूल्य जो है भौतिक सौंदर्य शास्त्र के साथ मानसिक सौंदर्य शास्त्र, आध्यात्मिक शक्ति के साथ स्वास्थ्य मूल्य विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। देशभक्ति के मूल्यों के समूहों के अंतर्गत क्या शामिल है? इसमें आपके सामाजिक मूल्य शामिल हैं। क्या शामिल है? सामाजिक मूल्य। स्वास्थ्य मूल्यों को शिक्षित करना शामिल है। इसमें आपका स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। स्वास्थ्य मूल्यों को शिक्षित करने में क्या शामिल है? एक तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, छात्रों का चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए, डॉक्टर द्वारा जांच कराई जानी चाहिए, स्कूलों में वेंटिलेशन भी होना चाहिए। ये सभी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ईश्वर भाई पटेली समिति की स्थापना आपकी 1977 में की गई थी। ईश्वर भाई पटेल समिति ने
डैश के लिए सिफारिश की, किसके लिए, कार्य अनुभव के लिए सिफारिश की थी। मूल्य उन्मुख शिक्षा का विकास आपका सांस्कृतिक मूल्य, व्यावसायिक दक्षता और चित्र के से होता है। 29 जून 2017 को भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 47 थी। दिसंबर 2009 तक भारत में कुल मान्यत विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 130 थी। भारत में आज तक कुल कृषि शिक्षा संस्थानों की संख्या 45 है। कितनी है, 45 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट इज, भारत में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 258 है। भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 14 है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा मिशन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि प्रदान की गई है, तो इसमें आपकी 5000 करोड़। एंड 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के दौरान उच्च शिक्षा का विकास उद्देश्य था। इसका उद्देश्य सतत मानव विकास, विश्व संदर्भ में प्रासंगिकता, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, ये सभी इसके उद्देश्य थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एंड निम्नलिखित में से कौन यूजीसी की 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 7 से 12 की मुख्य विशेषता में शामिल है, तो इसमें आपका संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन देना, उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय, महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, ये सभी इसमें आपकी शामिल होती हैं। ऊपर के सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 तक रही के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा, वो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय था। यूजीसी ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आवंटित बजट का 10% आरक्षित किया है पूर्वी विश्वविद्यालय और उनके घटक कॉलेज के लिए। दिसंबर 2009 तक कुल महाविद्यालयों की संख्या आपकी 18,000 थी और राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसे कहा जाता है, अब इसे न्यूपा कहा जाता है। यूजीसी इन्फोनेट नेटवर्क को चलाया और प्रतिबंधित किया जाता है ईआरनेट के माध्यम से। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में मान्यत विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 110 थी। कितनी थी, 110 थी। यूजीसी ने करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो 1994-95 शुरू किया और उच्च शिक्षा में व्यावसायीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को बिना उद्देश्य के उच्च शिक्षा जारी रखने से बचाने के लिए। SCOVE जो है ये किसका नाम है, ये आपका व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति का नाम है। SCOVE जो है किसका नाम है, व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति का नाम है। अगर इसके फुल नेम की बात करें तो स्कोव का जो पूरा नाम होता है S फॉर होता है आपका स्टैंडिंग, S फॉर क्या होता है, स्टैंडिंग, ठीक है। एंड C फॉर होता है कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ओके, ये इसका पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यूजीसी की व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है ऐसे संस्थानों की पहचान करना जहां व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए जा सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना। तो ये सारे ही जो है इसके उद्देश्य होते हैं। आवासीय विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके पास शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर उपलब्ध हैं। आगे बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है। माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य होता है शिक्षण कौशल, रुचि एवं दृष्टिकोण का विकास करना, कार्य अनुभव एवं व्यावहारिक ज्ञान देना, विशिष्ट विषयों के शिक्षण कौशल का विकास करना। ये सभी माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हैं। अध्यापक शिक्षा में अलगाव का अर्थ होता है विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव होना, विद्यालय जीवन से अलगाव होना, प्रशिक्षण संस्थानों का एक दूसरे से अलगाव, ये जो है अध्यापक शिक्षा में अलगाव का अर्थ होता है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर नहीं है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान आपका मुंबई में नहीं है। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को कौन मान्यता प्रदान करता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अध्यापक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। अध्यापक शिक्षा छात्राध्यापकों को देश की राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। गृह विज्ञान की विशिष्ट अध्यापक प्रशिक्षण संस्था कौन सी नहीं है, तो इसमें जो आपकी संस्था हो जाएगी वह ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि कला क्षेत्र अडियार चेन्नई जो है वो आपका गृह विज्ञान की विशिष्ट अध्यापक प्रशिक्षण संस्था नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। अध्यापकों के व्यावसायिक
विकास के लिए, अध्यापकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए, अध्यापकों को शिक्षा से संबंधित अद्यतन यानी अपडेट देने के लिए। तो ये सभी ऑप्शन आपके इसमें राइट हो जाएंगे। ये सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। क्वेश्चन कहता है कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के अलगाव का कौन सा रूप बताया है? तो इन्होंने बताया है कि विद्यालय जीवन से अलगाव होना, विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव, प्रशिक्षण संस्थाओं का परस्पर अलगाव होना, ये सारे अलगाव शिक्षा के उद्देश्य हैं, मतलब इनका रूप है ये। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। यह कथन आपका कीगन का है। किसका है? कीगन का है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है कम खर्चे में उत्तम शिक्षा प्रदान करना, रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये सभी दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। कब तक? सन 2025 तक। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है शारीरिक श्रम के प्रति अनुचित दृष्टिकोण है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, व्यावहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है। ये सभी प्रमुख समस्याएं हैं तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र का आर्थिक विकास हो, देश के औद्योगिकरण को गति मिले, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी हो। ये सभी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस संस्था को मिलाकर की गई थी? ये आपकी माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, इन सभी को मिला करके की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा कार्य नहीं है? विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो है इसका काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका अच्छा इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो है ये आपका NCERT है। ठीक है, इतना बड़ा नाम है इसका हिंदी में, ये NCERT है, ध्यान रखिएगा। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, ये इसका नाम है। यहाँ भी वही लिखा है NCERT का कौन सा कार्य नहीं है, तो इसमें NCERT का कौन सा काम नहीं है? प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना NCERT का काम नहीं है। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य है विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, विद्यालयी शिक्षा के प्रसार के लिए काम करना, राज्य और जिला स्तरीय विभागों में सामंजस्य स्थापित करना। ये सभी NCERT के क्या हैं? उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो आपका परिषद निदेशक होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना जो है वो आपकी 1956 ईस्वी में की गई थी, 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है आपकी वो 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है वो आपकी 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। और NCERT जो है आपका इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव जो है वो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश वो आपके कोठारी आयोग ने की थी। 10+2+3 शिक्षा पद्धति जो है वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम जो है वो आपका 1987-88 में शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, यानी कि एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाया जाए। ये सभी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम के उद्देश्य थे। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ये 6ठी कक्षा में होता है। किस कक्षा में होता है? 6ठी कक्षा में। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले होरल्ट विल्सन के दिमाग में आया। होरल्ट विल्सन का स्टेटमेंट है ये, विचार है।
भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है वो आपका अन्नामलाई में स्थापित हुआ। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? अन्नामलाई। क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। भारतीय पशु चिकित्सा ISO कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? धनबाद। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या आपकी 23 है। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई? खड़गपुर में। कहाँ की गई? खड़गपुर में। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ये आपका कोलकाता में है। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेडल आयोग जो है वो आपका 1917 में नियुक्त किया। कोठारी कमीशन की स्थापना जो है वो आपकी 1964-66 के दौरान की गई। लॉर्ड मैकाले आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था, जिसने हमारी भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाया था। डाइट के प्रमुख कार्य हैं, डाइट का प्रमुख काम है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना। विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना और आदर्श प्रश्न तैयार करना। ठीक है, ये सभी डाइट के प्रमुख काम है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कौन सा संगठन नहीं है? वो आपका ब्लॉक संस्थान केंद्र नहीं है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य सेवा पूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। डाइट संस्थाओं की नोडल एजेंसी आपकी SIERT है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है वो आपका 8 भाग में बटा हुआ है, उसके 8 भाग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए किसकी स्थापना की अनुशंसा की गई? तो इसमें आपका डाइट, CTE और IAASE की जो है अनुशंसा की गई। ऑप्शन डी द राइट वन। वर्तमान में कितने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं? 35। डाइट का प्रमुख काम क्या है? डाइट का प्रमुख कार्य है आपका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना। विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना और आदर्श प्रश्न तैयार करना, ये सभी काम हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कौन सा संगठन नहीं है? ब्लॉक संस्थान केंद्र। डाइट में कितने प्रभाग होते हैं? डाइट में आपके 8 प्रभाग होते हैं। कितने? 8 प्रभाग होते हैं। निम्न में से डाइट का प्रभाग कौन सा नहीं है? RIE। डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी आपकी SIERT है। शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डाइट के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? यह आपके WE विभाग के अंतर्गत आता है। CMDE का पूरा नाम आपका कैरिकुलम एजुकेशन मटेरियल डिपार्टमेंट है। ठीक है, कैरिकुलम एजुकेशन मटेरियल डिपार्टमेंट है। एंड किसने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 1989 द्वारा प्रकाशित पिंक गाइड बुक के बारे में असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो असत्य कथन आपका इसमें क्या हो जाएगा? डाइट के संचालन में एकरूपता और स्वायत्तता हेतु प्रारंभ की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमको, किस वर्ष जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई? 1988 में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में असत्य कथन आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान में एक राजकीय अल्पभाषाई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, जो डाइट्स के अधिकार क्षेत्र में है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख देशों में शामिल नहीं है। किसमें? राज्य और जिला स्तर की प्रारंभिक शिक्षा के लिए अभिकरणों का समन्वयन करना। वर्तमान में राज्य में कितने डाइट्स हैं? राज्य में आपके 33 डाइट्स हैं। भारत सरकार द्वारा पिंक गाइड बुक कब प्रकाशित की गई? ये आपकी 1889 में प्रकाशित की गई। सेवारत शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट की कितनी शाखाओं को शामिल किया गया है? डाइट की 6 शाखाओं को शामिल किया गया है। स्कूल मैपिंग का काम डाइट का कौन सा विभाग करता है? P&M।
डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समक्ष होता है? ये आपको DEEO के समक्ष होता है। SIERT किसके नियंत्रण में है? ये आपका प्रारंभिक शिक्षा के नियंत्रण में है। SIERT का मुख्यालय आपका उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। हो सकता है कि आपसे जो है SIERT का पूरा नाम भी पूछ ले, तो SIERT का पूरा नाम होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, और ठीक है, अगर हिंदी में नाम इसका पूछ ले, हिंदी में होता है ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। SIERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यह आपकी मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। SIERT के कुल कितने भाग हैं? कुल आपके इसके 9 विभाग हैं। SIERT के जो प्रमुख कार्य हैं आपके, वो आपका है शोध एवं नवाचारों को प्रोत्साहन करना, विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। SIERT की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है आपकी वो 1964 में हुई। मुख्य अधिकारी इसका निदेशक होता है। कौन सा विभाग SIERT का नहीं है? तो इसमें आपका जो है विस्तार शिक्षा विभाग, इसका विभाग नहीं है। SIERT की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1978 को। 11 नवंबर 1978 को। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है IASECTE तथा सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी जो है आपकी वो SIERT है। SIERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना आपकी उदयपुर में हुई। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का काम क्या नहीं है? सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसका काम नहीं है। NCERT के समक्ष राज्य स्तरीय संस्था आपकी SIERT ही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण किया जाता है वो आपका SIERT के द्वारा। SIERT में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें आपके 9 सदस्य होते हैं। कितने? 9 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा SIERT का विभाग नहीं है? तो प्रबंधकीय शाखा विभाग SIERT का विभाग नहीं है। SIERT नहीं है, ये आपका जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में काम करना जो है वो इसका भाग नहीं है। SIERT का काम नहीं है। SIERT की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो आपकी पंचम पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई। SIERT की स्थापना राजस्थान में कब की गई? 11 नवंबर 1978 को। इसमें आपके 9 विभाग हैं एंड जो है किसके नियंत्रण में काम कर रहा है? प्रारंभिक शिक्षा के। और इसके आयाम कितने हैं? 6। इसका अध्यक्ष कौन होता है? RAS जो है वो इसका अध्यक्ष होता है और इसका प्रमुख काम है अकादमिक निर्देशन, अनुसंधान प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण, ये सभी इसके काम हैं। और प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा संस्थान कौन सी पंचवर्षीय योजना में खोले गए? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। राजस्थान में इसकी स्थापना 1978 में हुई। और कौन SIERT की कौन सी विभाग नंबर को अजमेर में रखा गया है? 6 को। ठीक है, 6 भाग को अजमेर में रखा गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 9 भागों में। राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैरियर डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को कैरियर डे मनाया जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 11 नवंबर 1978 को ही। IASECTE एवं सभी जिलों की डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी आपकी SIERT है। SIERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना आपकी उदयपुर में की गई। कहाँ की गई? उदयपुर में की गई। प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्था कौन सी है? राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का काम नहीं है। क्या नहीं है? सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये क्वेश्चन अभी डबल हो गया, पीछे भी था मुझे लग रहा है। NCERT के समकक्ष राज्य स्तरीय संस्था आपकी SIERT है। यहाँ पे आपका SIERT है, ना कि SIERT। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत जो है आपकी 5 मई 1988 को ही। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में हुई। बार बार वही क्वेश्चन पीछे भी था। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्वालियर में। कहाँ की गई थी? ग्वालियर में। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की?
1917 में। लॉर्ड मैकाले आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख जो संस्कार हुआ करता था उपनयन था। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र जो है बिस्मिल्लाह किस में होता था, ये आपका मुस्लिम शिक्षा में होता था। पबजा आपका बौद्ध शिक्षा में होता था, है ना। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र जो था आपका 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जो है वो आपकी थॉमस जो है बेबिंगटन मैकाले ने दिया, यानी कि कुल मिलाकर के मैकाले ने दिया। थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन जो है वो आपका 1835 में प्रस्तुत किया। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ जो है वो आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित थी। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे, इसीलिए इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की। और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम जो था आपका वो 1987-88 में शुरू किया गया। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसकी स्थापना की थी। 10+2+3 शिक्षा पद्धति या जो शैक्षिक संरचना है या जो ढांचा है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया। भारत में प्रथम खुला यानी मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई? खड़गपुर में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य था? नवोदय विद्यालय का उद्देश्य था ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। जो है विंस्टन चर्चिल ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था। विंस्टन चर्चिल ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID जो है आपका वो अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ है? कोलकाता में। ISI कहाँ है? कोलकाता में है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना आपकी 4 नवंबर 1948 को हुई। किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग को जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने? तो 1954 में भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था या सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 135, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया 1953 में। कब किया गया? 1953 में। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा की थी? ये आपका 1952 में। भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर SD कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की? वो आपका 14 जुलाई 1964 था। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? 1968 में। 1968 में। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा यानी प्रोटोकॉल तैयार किया? 1979 में। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? 1986 में। कब बनाई थी? 1986 में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हमको आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख पक्ष कौन सा है? वो आपका सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, नामांकन का सार्वभौमिकरण और स्थायित्व का सार्वभौमिकरण है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है। ओके। एंड प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधा कौन सी है? वो है आपका तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, माता पिता का अशिक्षित होना, विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों का अभाव, ये सभी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधाएं हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, बालकों को विद्यालय में पूरे समय रोके रखना, पौष्टिक भोजन द्वारा बालकों को स्वस्थ लाभ देना, ये सभी मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य हैं। शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। श्रम के प्रति आदर का भाव विकसित करने के लिए शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है।
शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए भी शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाएगा। व्यावसायीकरण के लिए शिक्षा का उद्देश्य है क्या? व्यावसायीकरण के लिए शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के संबंध में नवीनतम जानकारी देना, विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं के अनुरूप व्यवसाय चयन में सहायता करना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। व्यावसायीकरण की आवश्यकता है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यवसाय जरूरी है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए व्यवसाय बहुत जरूरी है। बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव मुदालियर कमीशन ने दिया था। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने दिया था। प्रमुख परीक्षा सुधार क्या है? प्रमुख परीक्षा सुधार है परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, आंतरिक परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना, निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना, ये सभी प्रमुख परीक्षा सुधार हैं। परीक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है? तो परीक्षाओं का कार्य आपका छात्रों को गाइडेंस देना, ये परीक्षा का काम नहीं है। निबंधात्मक परीक्षा का कौन सा गुण नहीं है? वस्तुनिष्ठता के अधिक अवसर होते हैं, ये ऐसा जो है निबंधात्मक परीक्षा का गुण नहीं है, क्योंकि निबंधात्मक का मतलब होता है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होना। जब सब्जेक्टिव होता है पेपर तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं रहती है, क्योंकि उसमें आप लिखते कुछ और हैं। मान लीजिए खाली अगर आपने लिख भी दिया है फिर भी एक आधा नंबर आपको मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर 100 क्वेश्चन में 100 सही हैं तो पूरे 100 नंबर मिलेंगे। सब्जेक्टिव में कभी भी 100 में 100 नहीं मिलेंगे। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न किस परीक्षा का उदाहरण है? यह प्रश्न आपका निबंधात्मक परीक्षा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार भी बताने हैं। प्रत्यास्पण प्रकार का जो प्रश्न है वो आपका रिक्त स्थान पूर्ति करता है। प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति आपकी 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। स्याही के धब्बों वाला परीक्षण यानी कि प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोसा द्वारा कब किया गया? 1921 में। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि साक्षात्कार विधि है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य को प्रगतिशील बनाने में परामर्श देना, समायोजन की क्षमता प्रदान करना, योग्यताओं, रुचियों व अवसरों के अनुकूल चुनाव में सहायता देना। इसलिए ऑप्शन डी में भी आपका राइट हो जाएगा। उदाहरण: निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का सोपान है? ये आपके आगमन विधि के सोपान हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश के द्वारा किया गया था, मरे के द्वारा किया गया था। किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो आपका स्तंभ आकृति है, स्तंभाकृति है, स्तंभ के प्रकार की आकृति। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जन्म देने वाला विद्यालय कारक आपका विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय से प्रशिक्षण है, शिक्षा की दिशा भी है। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप। ठीक है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन टायलर का है। किसका है? टायलर का स्टेटमेंट है। निम्न में से क्या व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है? तो जाति, बुद्धि, वंशानुक्रम, इसमें कोई भी भिन्नता का कारण इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो आंसर दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि हमारे अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो जाति के आधार पर भी होती है। हो सकता है हमारी जाति अलग हो, आपकी जाति अलग होगी, है ना, डेफिनेटली, है ना। तो और बुद्धि भी सबकी अलग अलग है, हम सभी, वंशानुक्रम भी सबका जो है उसमें डिफरेंस होता है। तो इस तौर पर जो है व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर राइट होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है, क्योंकि ये जो है आपका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है आपका वंशानुक्रम, आयु, वातावरण, ये सभी हैं। ओके, कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिससे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है? वो है आपका प्रक्षेपण विधि। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? मनोविज्ञान जो प्रकृति है, एक तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल देती है, बाल मनोविज्ञान पर बल होता है, बालक के व्यक्तित्व का आदर होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। जो है इसमें आपका व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश की जानी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए दोनों बातें सही हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान ये कहता है हर बच्चे में कुछ विशेष क्षमता होती है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। बहिर्मुखी बालक जो होता है वो कार्य करने की जो है मजबूत इच्छा शक्ति रखता है, और अंतर्मुखी जो बालक होता है वो एकांत में विश्वास रखता है। फ्रायड के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व तो इसमें आपका सुपर आईडी नहीं है। 16 FPQ का संबंध आपका व्यक्तित्व से है। किससे है? व्यक्तित्व से है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत कौन सा दृष्टिकोण रखता है? तो इसमें आपका आवरण दृष्टिकोण और तात्विक दृष्टिकोण दोनों प्रकार का दृष्टिकोण रखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल छांटना है जो मैच नहीं करते। तो इसमें एस्थेनिक, अर्थलेटिक, पिकनिक ये तो चीज़ें अलग हैं। जो अंतर्मुखी है ये ऑड वन है, इन तीनों से अलग है, इसलिए राइट है। निम्न में से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयोग की जाती है। कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण विधि मानसिक चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? तो सबसे अधिक व्यक्ति उभयमुखी होते हैं, यानी कि जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों हैं वो उभयमुखी कहलाएंगे। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ऐसा बोरिंग कहते हैं। कौन कहते हैं? बोरिंग कहते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यह आपका शरीर द्रव्यों पर आधारित है। टैट परीक्षण जो है वह आपका व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण आपका युंग ने दिया है। एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है वह आपकी अभिवृत्ति कहलाती है, वह आपकी एप्टीट्यूड होता है। व्यक्ति की पहचान करने में आपका बाहरी भिन्नताएं हेल्प करती हैं, है ना। शक्ल अलग होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है आपका दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होता है वो आपका अंतर्मुखी होता है। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाएगा। किस प्रकार का? लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाएगा। मापन और मूल्यांकन क्रमशः आपके संख्या व गुण बोधक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उचित उपकरण नहीं है? तो आपका सत्र परीक्षा है। सत्य, असत्य, सही, गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? ये आपके वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्नों के उदाहरण हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देते हैं? ये जो है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए इस पर बल देते हैं। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, तो ये आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों का मूल्यांकन जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। व्यावहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? इसमें जो है छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं। क्या हैं? ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये युक्ति संगत होते हैं। ठीक है, ये जो है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो 90 से 100%। निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? तो विश्वसनीयता, वैधता, न्यायसंगतता ये सभी अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। कौन सा? विभेदकता जो है वो जो है मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना मूल्यांकन का महत्व नहीं है, है ना। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है आपकी वो सर्वेक्षण विधि है। कौन सी विधि है? सर्वेक्षण विधि है। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। किसमें? बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है। शिक्षण के मूल्यांकन चरण का जो ध्येय है वो ये जानना कि शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। सतत मूल्यांकन का काम है
क्या है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टिकरण प्रदान करना। मूल्यांकन सहायक है, मूल्यांकन आपका जो है वह किसमें सहायक है, संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करने में, अध्यापक के व्यवहार में लाने में, ये मूल्यांकन जो है आपका इन सभी में सहायक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है, ये त्रिभुजाकार की प्रक्रिया के रूप में माना गया है। मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी केस अध्ययन है। एंड विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से सतत और व्यापक प्रक्रिया में होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, सीमितता जो है ये नहीं होना चाहिए। उत्तम परीक्षण जो होता है उसमें वैधता होती है, व्यवहारिकता होती है, विश्वसनीयता होती है। व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है, ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्ति का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौण हो जाए, वह व्यक्तिनिष्ठता का मूल्यांकन होता है। शिक्षण कौशल की कुल संख्या आपकी 23 है। शिक्षण कौशल को अध्यापक प्रयुक्त करता है तो कक्षा के बाहर भी कक्षा के अंदर भी शिक्षण कौशल को यूज़ करता है। पुनर्बलन कौशल को हम क्यों प्रयुक्त करते हैं, पुनर्बलन कौशल को हम शिक्षण का अग्रसर करने के लिए और शिक्षण को प्रोत्साहित करने, इस विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए, अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए हम पुनर्बलन कौशल का यूज़ करते हैं। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार, अनुदेशनात्मक क्रियाएं, ये सभी शिक्षण यानी टीचिंग स्किल्स कहलाते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास व सुधार की प्रविधि आपकी जो है वो सूक्ष्म शिक्षण है। क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। शिक्षण व्यवहार की प्रमुख प्रविधि आपकी अनुकरणीय और सूक्ष्म दोनों ही हो जाएगी। शिक्षक व्यवहार सुधार का प्रत्यय आपके D.G. रमन ने दिया था। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश मेहरोत्रा समिति के द्वारा की गई। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ, ये आपका 1920 में शुरू हुआ। किसमें, 1920 में। मूल्यांकन का क्षेत्र आपका जो है व्यापक होता है। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन आरंभ हुआ वो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। लर्निंग ईबी क्या है, लर्निंग ईबी एक प्रतिवेदन होता है। जॉन डीवी का स्टेटमेंट है कि विद्यालय एक विशेष वातावरण है, विद्यालय एक विशेष वातावरण है, ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है आपका व्यवहार परिवर्तन में। अधिगम जो है वो क्या है, व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन करता है। उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षा इसका एक उद्देश्य होता है। मापन का क्या काम है, मापन का काम है साफल्य, पूर्वकथन, निदान करना, ये सभी मापन के काम होते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति आपकी परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होती है। आगे बढ़ेंगे। वैदिक युग में जो शिक्षा, वैदिक युग में शिक्षा जो है वो आपकी मठ में दी जाती थी। ठीक है, वैदिक युग में शिक्षा, एक सेकंड प्लीज़, मठ तो आपका बौद्ध हुआ करते थे ना, तो यहाँ पे हम गलत बोल गए। मठ जो है, मठ और विहार ये आपके जो है, अगर बौद्ध युग में शिक्षा पूछ ले कहाँ दी जाती थी, तो बौद्ध युग में शिक्षा आपकी मठों और विहारों में दी जाती थी। वैदिक युग में तो गुरुकुल प्रणाली लागू थी, तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। निर्देशन सेवाओं को सक्रिय व रोचक बनाने के लिए स्कूल में स्थापना की जानी चाहिए कैथेड्रल कॉर्नर की। कक्षा में संपन्न निर्देशन आपका जो है वो सामूहिक निर्देशन होता है। मापन का शिक्षा में क्या महत्व है, मापन का शिक्षा में आपका शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में और योग्यता की मात्रा जानने में मापन का जो है महत्व होता है। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है, तो बच्चा 56 से 74% के बीच में आता है, वो अच्छा या फिर जो है बी ग्रेड के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। जो बच्चे 90 से 100% आते हैं उनको जो है सर्वोत्कृष्ट या फिर ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग किया जाए। उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण आपका जो है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सभी में उपलब्धि परीक्षण का यूज़ किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ किया जाता है। कथन ए कहता है व्यावहारिक रूप संरचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटे जाते हैं। उसका कारण ये है कि यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका आवश्यक है। अब इसमें कौन सा सही है, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। परीक्षा में आपका मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, खुली किताब आधारित परीक्षा, ये सभी जो है परीक्षा के प्रकार ही हैं। मार्गदर्शन का प्रयोजन क्या है। मार्गदर्शन प्रयोजन मतलब उद्देश्य, इसका उद्देश्य है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग करना। ठीक है। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं होती हैं। अच्छे परीक्षण की विशेषता ये है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता ये है कि प्रश्न किस उद्देश्य को लेकर पूछा जा रहा है, ये उद्देश्य उसके निर्धारित होते हैं। उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित होती है कि आप 60 से 70 शब्द लिखेंगे या जो है कि आप 40 से 50 शब्द लिखेंगे। सरल भाषा का प्रयोग होगा। प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्धारित होगा। आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। निबंधात्मक प्रश्न। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके अति लघुत्तरीय भी हो सकते हैं, लघुत्तरीय भी हो सकते हैं, निबंधात्मक भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना होगा। इसके लिए आपको निबंधात्मक प्रश्न जो है वो तैयार करने होंगे, पूछना होगा। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न जो है आपका वो लघुत्तरीय प्रकार का हो जाएगा, लघुत्तरीय प्रकार का हो जाएगा। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें आपके अतुलगित्रीय जो प्रश्न होते हैं इनका प्रयोग सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है भारत की राजधानी कौन सी है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली, पटना। यह किस प्रकार का प्रश्न है। ये आपका जो है खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न है। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। जब ज़्यादा बच्चे हों तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम उनको जांच सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्य, असत्य, सही, गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं। ये आपके वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। ठीक है। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। वह विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है। किसके बारे में। रिलायबिलिटी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं। जो ग्रेड सिस्टम है जो 2020 में अप्लाई किया गया है भी है ना, वो अंकों से कैसे अलग हैं। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से रिलेट करता है। तो ये आपका विश्लेषणात्मक जो है प्रश्नों से संबंध रखता है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है या कर रही है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसमें अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधाकृष्णन आयोग जो है आपका वो 1948 में बनाया गया। राधाकृष्णन आयोग की मुख्य अनुशंसा आपकी यूजीसी की स्थापना थी। मुदालियर आयोग का गठन 1952 में हुआ। मुदालियर आयोग आपका जो है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन आपका 1958 ईस्वी में हुआ था। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। कोठारी आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया।
यशपाल समिति का गठन जो था आपका वो 1992 में हुआ। विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ कम करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? यशपाल समिति ने दिया था। किस समिति ने? यशपाल समिति ने। 135 क्वेश्चन इस 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण करने का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है? यह आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में किस शिक्षा नीति से विशेष सहायता ली गई है? तो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उससे विशेष सहायता ली गई है। पूर्व प्राथमिक किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है? यह आपका 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबद्ध करना निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से संबंधित है। डैश अधिगम का मूल है। क्या? भाषा जो है वो अधिगम का मूल है। डैश स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में देखता है। एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एनसीईआरटी की जो स्थापना है 1 सितंबर 1961 को हुई थी। एनसीईआरटी की सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना आपकी एनसीईआरटी होगी। कौन सी होगी? एनसीईआरटी होगी। राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था है? वो आपकी एससीईआरटी है। जिला शिक्षा यानी कि डैट की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? जो डैट है जिसको हिंदी में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई। डैट जो है वो एक आपकी जिला स्तरीय संस्था है। प्रत्येक डैट में कितने शैक्षिक शाखाएं होती हैं? 7। एक खंड संसाधन केंद्र बीआरसी में कितने गांवों का समूह होता है? 100। एक क्लस्टर संकुल में कितने विद्यालयों का समूह होता है? 8 से 10 विद्यालयों का समूह होता है। यूईई का संबंध आपका प्रारंभिक विद्यालय से है। यूईई का संबंध आपका प्रारंभिक विद्यालय से है। साक्षर शालाएं किस राज्य की परियोजनाएं हैं? ये आपकी महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी परियोजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब आरंभ हुआ? यह आपका 1993 में आरंभ हुआ। लोक जम्बिश किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान सरकार द्वारा लोक जम्बिश परियोजना कब चलाई गई? 1992 ईस्वी में। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा कर्मी परियोजना कब आरंभ किया गया? यह आपका 1987 में आरंभ किया गया। यूनिसेफ की मदद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाल शिक्षा परियोजना कब आरंभ किया गया? 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में। जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना डीपीईपी का आरंभ जो है वो आपका 1994 ईस्वी में किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा किसकी वित्तीय सहायता से शिक्षा कर्मी परियोजना कार्यान्वित की गई? यह आपकी SIDA से किया गया। आगे बात करें किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला? वो था आपका 10वीं। मूल्यांकन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? मूल्यांकन आपका 2 मूल्य प्लस अंकन से मिलकर के बना हुआ है। एंड मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? मूल्यांकन के आपके 3 प्रकार होते हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं? मापन के जो है आपके 4 स्तर होते हैं। चर आपके 2 प्रकार के होते हैं। चर आपके 2 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? मूल्यांकन में शिक्षक और छात्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक चर आपके 2 प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक चर आपके 2 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के जो है 3 अंग होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के अंकों का प्रतिशत आपका 40 होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपके 20 अंक के होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए, है ना। जो लॉन्ग में जैसे आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस लॉन्ग आते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक मापन के कितने स्तर होते हैं? शैक्षणिक मापन के 4 स्तर होते हैं। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने, विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, वह आपका रचनात्मक आकलन कहलाता है। विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। किसमें सहायक है? ये आपका जो है विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में आपका ये सहायक होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपका आकलन शिक्षण अधिगम्य अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये सबसे अधिक उपयुक्त है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। क्वेश्चन इज वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने के लिए सूचना प्रदान करते हैं, उसे आकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे आकलन कहा जाता है। CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का जो मूल्य होता है वो आपका 40 से 60% होता है। निर्धारण का जो कुल मूल्य है वो 40 से 60% होता है। निर्माणात्मक आकलन आपका अधिगम के लिए आकलन निर्माणात्मक आकलन कहलाता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना टीचर है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, यह सीखने का आकलन की ओर जो है संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों के। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो जो है सीखने के रूप में आकलन कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने आज क्लास में आपको ये नहीं बताया कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, हालांकि हर क्लास में मैं आपको बता देता हूँ। और पेड नोट्स का मतलब होता है आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड उसके बाद नोट्स आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिव के बिना ऑब्जेक्टिव एग्जाम अच्छा नहीं होता है। आपको सब्जेक्टिव दिया जा रहा है कंटेंट, आपको हम चारों पेपर का ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, चैप्टर वाइज भी है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको 1 लीनियर दे रहे हैं। ठीक है, 1 लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट आपके होते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रामबाण सिद्ध होते हैं। हम आपको जो मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है पवन का, इजी नोट्स का और गोल्ड सीरीज का, तीनों ही इजी नोट्स की तीनों ही क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट PDF आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सारा कंटेंट एक जगह लेने के लिए जो नंबर दिया गया है वहाँ व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। कुछ आपको फीस पे करनी होगी। आइए आगे बात करते हैं। शारदे बालिका छात्रावास योजना का प्रारंभ आपका 2008-9 में किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग आपका 14 से 18 वर्ष है। क्या है? 14 से 18 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक कारण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? वो आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। रमसा ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCERT, न्यूपा आदि के सहयोग से अनेक कदम उठाए। इनमें से एक आपका स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी है। स्कूलों का अपना मूल्यांकन अधिक केंद्रित और कार्यनीतिक ढंग से करने में तथा समर्थ बनाने में कौन सा कार्यक्रम सहायक है? शाला सिद्धि। कौन सा कार्यक्रम? शाला सिद्धि। डाटा आधारित निर्णय उपलब्ध करवाने के लिए CBSE ने कौन सी निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की है? वो आपकी सारांश निर्णय सहायता प्रणाली है। सभी 1099 केंद्रीय विद्यालयों को कवर करने के लिए 5 जून 2015 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? शाला दर्पण। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा उपनिषद का गठन जो है 3 नवंबर 2009 को किया गया। 3 नवंबर 2009 को किया गया। रमसा का जो अध्यक्ष है वो आपका मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत भागीदारी होती है? 90:10। 90:10 की भागीदारी। मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय स्थान कितना प्रतिशत है? 75:25 का। 75:25 का है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में कौन सी योजना नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा। कौन सी योजना नहीं है? राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक स्तर शिक्षा की पहुंच बालिकाओं तक बनाने के लिए कौन सी योजना प्रक्रिया अधीन है? वो आपकी शारदे बालिका छात्रावास है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना किस सत्र में से प्रारंभ की गई? यह आपकी 2015-16 से प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष आपका राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो इसमें आपका पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया? यह आपका यशपाल कमेटी 1993 में इसको जो है प्रस्तुत किया गया। आईटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? यह आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें आपकी 7 अध्याय 38 धाराएं, एक अनुसूची है। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है? तो वो आपकी धारा 3 है। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत कक्षा 8 तक वर्ष में कभी भी टीसी मांगने पर देने का उल्लेख है? वो आपकी धारा 5 है, धारा 5 है। आरटीई 2009 की किस धारा में केंद्र राज्य वित्त अनुपात का उल्लेख है? वो आपकी धारा 7 है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आरटीई 2009 के अनुसार अनिवार्य शब्द का अर्थ है समुचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता निश्चित करें। शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। आरटीई 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो इसमें 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, इसका शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, इसका शीर्षक है। CWSN बालक कौन है? ये आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिए इसमें CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? तो इन्होंने समावेशी शिक्षा पर बल दिया है, समावेशी शिक्षा पर बल दिया है। आरटीई 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसमें जो है अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25 है, इसका प्रावधान नहीं है। आरटीई एक्ट 2009 बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू हुआ 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए लागू हुआ था। राजस्थान में आरटीई एक्ट 2009 को कब लागू किया गया? इसको 29 मार्च 2011 को लागू किया गया। हाल ही में 3 जनवरी 2016 को संशोधन किया गया। यह आरटीई एक्ट की किस धारा से संबंधित है? यह आपका धारा 16 से संबंधित है। आरटीई एक्ट की धारा 16 क्या अधिकार प्रदान करती है? ये कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, बस यही जो है आधार प्रदान करती है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें आपके 7 अध्याय हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। आरटीई एक्ट 2009 लोकसभा में जो है 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? ये आपका 27 अगस्त 2009 को जारी किया गया। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रतिमाह प्रति सप्ताह कार्य घंटे जो है वो आपके 45 घंटे निर्धारित किए गए थे। कितने घंटे? 45 घंटे। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस मिनिमम डेज जो है आपके वो 200 हैं। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 न्यूनतम कार्य दिवस हैं, कितने हैं? 220 वर्किंग डेज। प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं? 800 घंटे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षणिक घंटे? उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है आपके वो 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में उसको नहीं लगाया जा सकता। आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करती है? वो आपकी धारा 17 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर पर बनाई गई? ये आपकी प्राथमिक स्तर पर बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया गया तो उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, नवोदय विद्यालय का और स्वायत्तता प्राप्त कॉलेजों का सुझाव दिया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का भाग नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसको 12 भागों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा बिंदु नहीं है? तो इसमें शिक्षा एवं जनसंख्या का बिंदु नहीं है। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन जो है आपका वो 1991 में किया गया। कब? 1991 में किया गया। जनार्दन रेड्डी समिति ने कौन सा सुझाव नहीं दिया? तो इन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को मजबूत बनाने का सुझाव नहीं दिया था।
जनार्दन रेड्डी समिति ने कितने कार्यकारी दल गठित किए थे? तो उन्होंने 22 कार्यकारी दल गठित किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके के कस्तूरी रंगन थे। के कस्तूरी रंगन थे। किस वर्ष तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा? यह आपका 2030 तक हो जाएगा। डेलर्स आयोग में भारत के किस विद्वान को सम्मिलित किया गया? तो डॉक्टर कर्ण सिंह को। डेलर्स रिपोर्ट की दृष्टि में शिक्षा के कितने स्तंभ होंगे? 4 स्तंभ होंगे। कितने? 4 स्तंभ होंगे। डेलर्स आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए किसे आवश्यक बताया? तो इन्होंने जो है बुनियादी शिक्षा के विस्तार को आवश्यक बताया और विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था को भी आवश्यक बताया। ऑप्शन डी आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। डेलर्स आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया? तो इन्होंने जो है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाया जाना चाहिए, बालक को शिक्षा की विभिन्न सुविधाओं में से चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस पर जो है इन्होंने बल दिया। तो ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? वो आपका अनुच्छेद 45 है। सन 2002 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया? वो आपका 86वां संविधान संशोधन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो विशेषता है वो ये है कि रोकने और निष्कासन का निषेध किया गया है, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न प्रताड़ना का निषेध है, मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है, इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य है क्या है? माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सामान्य स्कूल प्रणाली की दिशा में प्रगति करना, मुक्त विद्यालय की सुविधाओं का विकास करना और उपरोक्त सभी यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समता और समानता की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका माध्यमिक स्तर पर सभी ग्रामीण बालकों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, ये आपका इसमें सही नहीं है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या किया जाएगा? इसमें आपका विद्यालयों में कला एवं शिल्प कक्ष बनाए जाएंगे, स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था? ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। एक क्वेश्चन को 4 बार तो दिया है इन्होंने। आरटी एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका ये अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और शिक्षा का प्रावधान करता है, ये नहीं था। 6 से 14 वर्ष तक के लिए था। सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है? देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन धारा 35(1) के अनुसार किया गया, यह आपका सम्मिलित नहीं है। आरटीई अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान कौन सा नहीं है? कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, इसका जो है प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आरटी एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है आपका, तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं लगभग। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 का होगा, यानी 30 बच्चों पर 1 छात्र होगा। प्रतिवर्ष कार्य दिवस 200 होंगे, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800 होने चाहिए। आरटी एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? वो आपका अनुच्छेद 38 है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है वो आपका है, यह अधिनियम सरकार के द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिव्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसमें जो लास्ट वन है वो राइट हो जाएगा। आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं है, किसका प्रावधान नहीं है? तो पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है, इसका इसमें जो है प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आरटीई एक्ट के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? असत्य ये बात है कि विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे। आरटीई एक्ट 2009, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ पूछने वाले हैं। शिक्षा जो है वह आपका समवर्ती सूची का विषय है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? तो इसमें आपका जनगणना, आपदा राहत, चुनाव संबंधी सभी काम करवाए जा सकते हैं। आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है, किसका? बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? 2002 में। आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये इसमें इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से वह कथन जो आरटी एक्ट 2009 की आलोचना या कमियों से संबंधित है वह है आपका एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं है, पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, सिर्फ चर्चा की गई, निजी विद्यालयों पर भी लागू नहीं होता है। ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वो आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन जो है वो आपका 2012 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत बड़े क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे, तो इसके प्रावधान आपके ना मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं में उपयुक्त सभी में लागू नहीं होंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आरटी एक्ट में उल्लिखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार ये है कि धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व बताए गए हैं। ठीक है, धारा 13 में प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं के बारे में बताया गया है। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु के सबूत संबंधी प्रावधान के बारे में भी बताया गया है। धारा 16 में कक्षा में रोकने तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बगैर निष्कासन पर भी प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। इसलिए ऑप्शन सारे यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है, तो आपका धारा 18 है। आरटी एक्ट में उल्लिखित समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है? समुचित सरकार से अभिप्राय है केंद्र सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार हो, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार से, और विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में उस राज्य के संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अभिप्रेरित है। इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान के कौन से अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे, वो आपका आर्टिकल 29-30 है। आरटीई अधिनियम में उल्लिखित स्थानीय प्राधिकार का मतलब होता है नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है 102 नंबर क्वेश्चन कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य कौन सा नहीं है? छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना ये जो है शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। कितने छात्रों पर अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक का मानक निर्धारित है? तो वो 150 से अधिक पर। छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 6 से 8 तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो आपका ये है कि कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक यानी विज्ञान, गणित, सामाजिक और भाषा। 45 शिक्षकों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। कला शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षा होनी चाहिए। सभी बातें यहाँ पे सही हो जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन अगला कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की जो संख्या है वो आपकी न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के भी घंटे शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? इसका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ओके, फिर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत बड़े क्वेश्चन दे दिए। सरकार से संबंधित निर्देश, अभियोजन, कार्यवाही और नियम आदि से संबंधित है। क्या? अध्याय 7 प्रकीर्ण धारा 35 से 38 तक। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। एंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों से संबंधित है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 9 जो है वो आपका स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों से संबंधित है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा रोके रखने और निष्कासन के निषेध से संबंधित है? वो आपकी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 जो है वो आपकी रोके रखने और निष्कासन के निषेध से संबंधित है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? ये छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है स्कूल प्रबंधन समिति मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के बच्चों के अधिकार की धारा डैश में प्रदान की जाती है। किस में प्रदान की जाती है?
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 में प्रदान की जाती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 6 प्रदान करती है, एक स्कूल स्थापित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य जो है वो प्रदान करती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण के अधिकार से संबंधित है? वो आपकी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 5 है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 किससे संबंधित है? ये आपकी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल की जिम्मेदारी की सीमा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी स्कूल की स्थापना नहीं करने से संबंधित है? वो आपकी है धारा 18। ओके। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 10 किससे संबंधित है? यह आपकी शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण से संबंधित है। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा आपकी 1968 में की गई थी। भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई? इंदिरा गांधी के द्वारा। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा आपकी 1986 में हुई। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई? 34 वर्ष के बाद। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? ये आपकी 2021-22 में लागू हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? वो बिल आपका NHEB है। ठीक है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2000 को इसकी मंजूरी मिली। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो 3 से 18 साल की आयु वर्ग को जो है वो शिक्षा के कानून 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी को जो है कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 5 तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? वो आपका वर्ष 2030 है। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक। कब तक? वर्ष 2030 तक। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं वो आपके रमेश पोखरियाल निशंक हैं। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया? वो आयोग आपका ICEH है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? वो आपका 5+3+3+4 होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने वर्षों का ये क्या है? 3 से 4 वर्ष, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NFTF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? वो आपका पाठ्यक्रम है। ओके। NEP 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? वो आपका 2030, यानी जो भी लक्ष्य हैं वो सब 2030 तक रखे गए हैं। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत आपकी 1988 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम जो है किस वर्ष लागू किया गया? 1987-88 में।
NCTE की स्थापना आपकी 1995 में हुई। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। और NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। भारत का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? 20 अगस्त तक। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? द्वितीय शिक्षा नीति 1986। NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है? 3 स्तर पर। NEP 3 स्तर पर कितने NEP स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। और नई शिक्षा नीति किस संस्थान की सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? ये CABE जो संस्थान है उसके सशक्तिकरण की जो है बात करती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब हुआ? 1992 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? वो आपका स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। ग्रेड 5 किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? वो आपका 2030 है। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 50%। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? ये आपकी जो है 1987 में हुई। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई? कंप्यूटर शिक्षा की। किस शिक्षा की? कंप्यूटर शिक्षा की। कंप्यूटर शिक्षा शिक्षक की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य जो योगदान है वो आपका मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है इसमें योगदान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन जो है आपका वो 12 खंडों में विभाजित था। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? तो इसमें आपका कंप्यूटर शिक्षा का, ग्रामीण शिक्षा का और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा की गई थी। डाइट्स की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? 1986 की सिफारिश पर। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 2000 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 1990 ईस्वी तक। 1990 ईस्वी तक। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे? इसके लक्ष्य आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर और भाषाओं का विकास, ये इसके जो है लक्ष्य रहे। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना रहा। त्रिभाषा सूत्र दिया गया था NPE 1968 में। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? 1986 का। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा आपकी 1968 में हुई। भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति जो है वो आपकी इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 में आई। 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद? ये आपकी 34 वर्ष के बाद की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 को जो है लागू आपका 21-22 में हो गई है। एंड नई NEP 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन हैं। और ये आपका जो है नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया? ये आपका NHEB है। नई NEP 2020 को कैबिनेट की मंजूरी जो है 29 जुलाई 2000
एक सेकंड प्लीज़, वहाँ पे 2020 होना चाहिए, 2000 लिखा हुआ है यहाँ पे 2020, 29 जुलाई 2020 को जो है मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो 1986 की जगह पर। राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून? तो वो आपके 3 से 18 साल हैं। 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म? इंग्लिश को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? 5वीं तक की शिक्षा आपकी जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगी 2020 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा? तो वो आपका कक्षा 5 है। और एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक? 2030 वर्ष तक। ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो वो आपका लगभग 6% खर्च किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया? HECI। और 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब आपका 5+3+3+4 रहेगा। और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स जो है आपके किस कक्षा से शुरू होंगे? कक्षा 6 से। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना हुई? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हुई। एंड नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने तक वर्ष, अच्छा ये वही क्वेश्चन फिर इन्होंने दे दिया है, तो मुझे लगता है ये सारे वही क्वेश्चंस इन्होंने फिर दे दिए हैं, है ना। सेम क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट किया है? पूरे सेम क्वेश्चंस इन्होंने रिपीट किए हैं, वही है ना जो अभी हम लोग पीछे पढ़ कर के आए हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लास यहाँ पे एंड होती है। डिफरेंट क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स ना भूलिएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बहुत मेहनत से ये क्लासेस आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।